भारतीय इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सिर्फ तारीखें नहीं बल्कि मोड़ होती हैं। एक ऐसा दिन जिसके बाद सब कुछ बदल गया। आज हम एक ऐसी ही सुबह की कहानी में उतर रहे हैं। 21 अप्रैल 1526, पानीपत का मैदान। बिल्कुल, ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है। ये एक सल्तनत के पतन और एक ऐसे साम्राज्य के उदय की दास्तां है जो अगले 300 सालों तक हिंदुस्तान की तकदीर लिखने वाला था। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें बाबर की अपनी आत्मकथा बाबरनामा सबसे अहम है, जो हमें उस दिन के घटनाक्रम को सीधे उसके नजरिए से देखने का मौका देती है। और पीजीटी इतिहास के छात्रों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे मुट्ठी भर सैनिकों ने अपने से लगभग 10 गुना बड़ी सेना को धूल चटा दी। तो आज हमारी चर्चा का मिशन यही समझना है कि बाबर की सैन्य रणनीतियां, खासकर वो तुलुकबानी थी, इतनी रेवोल्यूशनरी क्यों थी। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मुगल भारत आए ही क्यों, बाबर यहाँ पहुंचा कैसे। देखिए, पानीपत से पहले का बाबर वो बाबर नहीं था जिसे हम जानते हैं। वो एक ऐसा राजा था जिसके पास सच कहें तो अपना कोई राज ही नहीं था। मतलब एक सम्राट की छवि नहीं थी उसकी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका शुरुआती जीवन तो लगातार संघर्षों और नाकामियों से भरा था। वो फरगना की गद्दी पर बैठा, लेकिन उसकी नजर हमेशा अपने पूर्वज तैमूर के शहर समरकंद पर थी। उसने समरकंद को एक नहीं 3 बार जीता और तीनों बार उसे खो दिया। मध्य एशिया की राजनीति बहुत क्रूर थी। उज़्बेक उसे लगातार खदेड़ रहे थे। एक वक्त तो ऐसा आया जब बाबर के पास सिर छुपाने की भी जगह नहीं थी। वो पहाड़ों में भटक रहा था। तो मतलब ये कोई शौकिया हमलावर नहीं था, ये एक ऐसा इंसान था जो सब कुछ हार चुका था और अब उसे एक मजबूत ठिकाने की, एक नई शुरुआत की सख्त जरूरत थी। बिल्कुल, ये मजबूरी और महत्वाकांक्षा का एक सटीक मिश्रण था। जब मलेशिया में उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए तो उसने काबुल में अपनी छोटी सी सल्तनत कायम की। लेकिन काबुल एक छोटा और गरीब इलाका था। वो एक बड़ी सेना रखने का सपना पूरा नहीं कर सकता था। तब उसकी नजर हिंदुस्तान की दौलत पर पड़ी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है ना? वो सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं आया। सही पकड़ा आपने। उसे यहाँ आने का न्योता दिया गया था। और ये कहानी का सबसे नाटकीय हिस्सा है। किसने और क्यों बुलाया? दिल्ली में तो इब्राहिम लोदी का राज था। हाँ, लेकिन इब्राहिम लोदी एक, आप कह सकते हैं कि अलोकप्रिय सुल्तान था, शक्की मजाज का। उसने अपने कई बड़े अफगान सरदारों को या तो मरवा दिया था या नाराज कर रखा था। सल्तनत अंदर से खोखली हो रही थी। अच्छा। इसी का फायदा उठाने के लिए 2 लोगों ने बाबर को खत लिखा। एक था पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोदी, जो सुल्तान का ही रिश्तेदार था, और दूसरा मेवाड़ का शक्तिशाली राजपूत शासक राणा सांगा। 1 मिनट, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने एक बाहरी ताकत को अपने ही सुल्तान के खिलाफ क्यों बुलाया? क्या सोच रहे थे वो? उनकी सोच बहुत सीधी थी, लेकिन वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे। उन्हें लगा कि बाबर भी अपने पूर्वज तैमूर की तरह है। वो आएगा, दिल्ली को लूटेगा, इब्राहिम लोदी की ताकत को तोड़ देगा और खजाना लेकर वापस काबुल चला जाएगा। बिल्कुल। और उनके जाने के बाद दिल्ली की गद्दी खाली होगी और वो आसानी से उस पर कब्जा कर लेंगे। ये उनके लिए एक तीर से 2 शिकार करने जैसा था। लेकिन उन्होंने बाबर के इरादों को गलत पढ़ा। वो ये नहीं समझ पाए कि ये वो बाबर नहीं था जिसके पास वापस जाने के लिए समरकंद जैसा घर हो। ये एक ऐसा बाबर था जिसे एक नया घर बनाना था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उन्होंने बाबर की हताशा को कम आंका। बाबर सिर्फ एक लुटेरा नहीं था, वो एक साम्राज्य निर्माता बनने आया था। जब उसने हिंदुस्तान की राजनीतिक फूट और यहाँ की दौलत देखी तो उसने यही रुकने का फैसला कर लिया। तो अब मंच तैयार था। 21 अप्रैल 1526, पानीपत का मैदान। चलिए उस सुबह की कल्पना करते हैं। एक तरफ बाबर की सेना, स्रोत बताते हैं कि उसके पास 12,000 से 15,000 के बीच सैनिक थे, और दूसरी तरफ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना। अनुमान है कि उसमें 1 लाख से ज्यादा सैनिक थे। और सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि सैकड़ों युद्ध प्रशिक्षित हाथी भी थे, जिन्हें उस जमाने में यूं कहिए युद्ध का टैंक माना जाता था। यानी कागज पर तो ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म थी। 15,000 के सामने 1 लाख। कोई भी कहेगा कि बाबर का जीतना नामुमकिन है। ये तो एक आत्मघाती कदम लगता है। उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था? जरूर उसके पास कोई ऐसा तुर्क का इक्का होगा जिसके बारे में लोधी को कोई अंदाजा नहीं था। उसके पास एक नहीं बल्कि 3 तुरुप के इक्के थे। नई तकनीक, क्रांतिकारी रणनीति और लोहे जैसा अनुशासन। बाबर जानता था कि वो संख्या में कभी नहीं जीत सकता, इसलिए उसे लड़ाई के नियम ही बदलने थे।
उसने लड़ाई शुरू होने से कई दिन पहले ही पानीपत पहुंचकर मैदान को अपने हिसाब से तैयार करना शुरू कर दिया था। उसने जमीन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उसने अपने दाहिने हिस्से को पानीपत शहर की दीवारों से सुरक्षित किया और बाएं हिस्से के आगे गहरी खाइयां खुदवा दी। मतलब उसने खुद को एक किले में बंद कर लिया, एक ऐसा किला जिसके दरवाजे सिर्फ सामने की तरफ खुलते थे। वो लोधी की विशाल सेना को मजबूर कर रहा था कि वो एक संकरे रास्ते से उस पर हमला करे जहां उनकी बड़ी संख्या का कोई फायदा ना हो। बिल्कुल, ये एक सोचा समझा जाल था और इस जाल के सामने उसने अपनी पहली रक्षा पंक्ति बनाई, जिसे अराबा या रूमी विधि कहते हैं। ये उसने ओटोमन तुर्कों से सीखी थी। उसने लगभग 700 बैलगाड़ियों को इकट्ठा किया और उन्हें चमड़े की मजबूत रस्सियों से आपस में बांध दिया। इन गाड़ियों की आड़ में उसने अपने तोपचियों और बंदूकधारियों को तैनात किया। तो ये गाड़ियों की दीवार लोधी की सेना के सीधे हमले को रोकती थी और उसकी आड़ में बाबर के तोपची सुरक्षित होकर दुश्मन पर गोलियां बरसा सकते थे। ये तो एक चलता फिरता किला बनाने जैसा हो गया। और तोपखाना ही असली गेम चेंजर था। ये समझना बहुत जरूरी है कि उत्तर भारत में किसी बड़ी लड़ाई में बारूद और तोपों का ये पहला बड़ा और प्रभावी इस्तेमाल था। लोधी की सेना ने और खासकर उसके हाथियों ने तोपों की ऐसी गर्जना पहले कभी नहीं सुनी थी। बाबर के पास उस्ताद अली और मुस्तफा नाम के 2 माहिर तोपची थे। कल्पना कीजिए उस मंजर की, सुबह का शांत माहौल और फिर अचानक एक साथ दर्जनों तोपों की गगनभेदी गर्जना, धुएं और आग के गोले। लोधी के सैनिकों पर इसका क्या मनोवैज्ञानिक असर पड़ा होगा? असर विनाशकारी था, लेकिन सैनिकों से भी ज्यादा बुरा हाल हाथियों का हुआ। तोप की आवाज से हाथी बुरी तरह डर गए। वो चिंगाड़ते हुए बिदक गए और अपनी ही सेना को कुचलते हुए पीछे की तरफ भागने लगे। अरे, जो हाथी इब्राहिम लोधी की सबसे बड़ी ताकत थे, वो बाबर की रणनीति के कारण उसी की सबसे बड़ी कमजोरी बन गए। उन्होंने लोधी की सेना के अनुशासन को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। एक मिनट, तो जो हाथी लोधी की सेना का सबसे बड़ा हथियार माने जाते थे, वही उसकी हार का सबसे बड़ा कारण बन गए। ये तो अपनी ही ताकत के खिलाफ हो जाने जैसा है। बाबर ने लोधी के सबसे मजबूत हथियार को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। यही उसकी प्रतिभा थी। उसने शारीरिक लड़ाई से पहले लोधी के दिमाग में खलबली मचा दी थी, लेकिन असली और आखिरी दांव अभी बाकी था, और वो थी तुलुगमा नीति। हाँ, ये शब्द बार बार आता है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये तुलुगमा आखिर थी क्या? तुलुगमा एक उज़्बेक युद्ध नीति थी जिसे बाबर ने मध्य एशिया के अपने संघर्षों से सीखा था। इसका सिद्धांत था दुश्मन को पूरी तरह से घेर लेना। बाबर ने अपनी सेना को कई हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा केंद्र में जो गाड़ियों के पीछे सुरक्षित था, और सबसे अहम दाएं और बाएं किनारों पर उसने अपने सबसे तेज और कुशल घुड़सवार दस्तों को रिजर्व में रखा। तो जब लोधी की सेना गाड़ियों की दीवार से टकराकर और तोपों की मार से बदहवास हो रही थी, तब क्या हुआ? जैसे ही लोधी की सेना का पूरा ध्यान सामने की लड़ाई पर गया, बाबर ने अपने उन रिजर्व दस्तों को इशारा किया। वो घुड़सवार बिजली की तेजी से घूमे और उन्होंने लोधी की सेना पर किनारों और पीछे से हमला कर दिया। ओहो! अब जरा सोचिए, लोधी के सैनिक जो सामने से तोपों का सामना कर रहे थे और अपने ही हाथियों से कुचले जा रहे थे, उन पर अचानक दाएं बाएं और पीछे से हमला होने लगा। उनमें तो भगदड़ मच गई होगी। उन्हें समझ ही नहीं आया होगा कि हमला कहां से हो रहा है। ये सिर्फ घेरना नहीं था, ये दुश्मन के कमांड और कंट्रोल को पूरी तरह तोड़ देने की रणनीति थी। बिल्कुल। कुछ ही घंटों में लोधी की सेना का अनुशासन पूरी तरह टूट गया। सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। ये एक लड़ाई नहीं बल्कि एक तरफा कत्लेआम बन गया। दोपहर होते होते युद्ध का फैसला हो चुका था। और सुल्तान इब्राहिम लोधी का क्या हुआ? इब्राहिम लोधी भागा नहीं, वो अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ लड़ता रहा और युद्ध के मैदान में ही मारा गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। वो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान है जो युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मारा गया। उसकी मौत के साथ ही लोधी वंश का और उसी के साथ 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। तो इसका सीधा मतलब था दिल्ली और आगरा पर बाबर का कब्जा, और इसी जीत के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की औपचारिक नींव रखी गई। एक लड़ाई ने हिंदुस्तान का नक्शा और उसकी तकदीर दोनों बदल दिए। हाँ, और अगर हम लोधी की हार के कारणों का विश्लेषण करें तो कुछ बातें साफ नजर आती हैं। पहला, उसकी सेना विशाल थी लेकिन उसमें एकता और अनुशासन की भारी कमी थी। कई अफगान सरदार सिर्फ मजबूरी में उसका साथ दे रहे थे। दूसरा, उसकी युद्ध तकनीक पूरी तरह पुरानी पड़ चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, उसके पास बाबर के तोपखाने और तुलुगमा जैसी रणनीति का कोई जवाब नहीं था। ये एक तरह से पुरानी और नई दुनिया की सैन्य सोच का टकराव था, जिसमें नई सोच की निर्णायक जीत हुई।
और हमें ये सब इतनी सटीकता से इसलिए पता है क्योंकि बाबर ने खुद इसका जिक्र किया है। बाबर सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन लेखक भी था। उसने अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए-बाबली, जिसे हम बाबर नामा के नाम से जानते हैं, में इस लड़ाई का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। वो लिखता है, मैंने अपनी उम्मीद ऊपर वाले पर रखी और इस छोटी सी टुकड़ी के साथ उस विशाल सेना का सामना करने निकल पड़ा। तो पानीपत की पहली लड़ाई से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि जंग सिर्फ संख्या से नहीं जीती जाती। बिल्कुल। आज की चर्चा से एक बात साफ है कि ये नई तकनीक, बेहतर रणनीति और एक महत्वाकांक्षी और साहसी नेतृत्व की जीत थी। बाबर ने साबित कर दिया कि एक छोटी, अनुशासित और आधुनिक हथियारों से लैस सेना एक विशाल लेकिन पारंपरिक सेना को हरा सकती है। इस एक लड़ाई ने भारतीय युद्ध कला को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद आने वाले समय में तोपखाने का महत्व बहुत बढ़ गया। इसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति का नक्शा बदल दिया और एक नए राजवंश की शुरुआत हुई जिसने कला, संस्कृति और प्रशासन पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। ये एक ऐसे युग की शुरुआत थी जिसमें स्ट्रैटेजी और तकनीक पाश्विक बल से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। वाकई ये लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं थी बल्कि ये भविष्य की जंगों का एक खाका तैयार कर गई। और यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल है। बाबर की रणनीति विनाशकारी रूप से प्रभावी साबित हुई, लेकिन सोचिए अगर इब्राहिम लोधी के पास ऐसे जासूस होते जो बाबर की योजनाओं को पहले ही समझ लेते, अगर उसे तोपों और तुलुगमा की रणनीति के बारे में पहले से पता होता, तो क्या वो अपनी विशाल सेना के साथ कोई ऐसी जवाबी रणनीति बना सकता था जो बाबर के इन तुरुप के इक्कों को बेकार कर देती? क्या इतिहास कुछ और हो सकता था? अगर आपको ये गहन चर्चा पसंद आई तो और अधिक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री और परीक्षा की तैयारी के लिए प्रमोद अकादमी को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हो सस्ते प्रोडक्ट्स, बड़ी सेविंग और एक्स्ट्रा इनकम, तो वीडियो के बाद हमारे ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो। डेली डील्स, होलसेल रेट और ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स सिर्फ एक जगह, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।